अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारे शो में मौजूद हैं माजी की दो मारूफ लोक रोमानवी दास्तानों के किरदार हीर रांझा, लैला मजनू, और मेरे सामने बैठा है दौरे हाजिर का एक मर्ज़ इश्क का बीमार। ओए मर्ज़े इश्क दा बीमार नहीं जुनैद साहब, ये अपनी ख्वाहिशात दा ते लालच दा बीमार है। ये केड़ा आशिक ना मुराद जेड़ा माशूक ना मिलन ते पाउडर शुरू कर बैठा है। जुनैद साहब, ए तुहाडे सामने तुहाडी होण वाली भरजाई हीर बैठी, कई साल हो गए ने इहदा वालिद नहीं मनन दिया, मगर असी होश च रह के खजल हो रहे। इश्क इहनूं ही कहंदे ने। सच्चा इश्क होवे ते बंदा ओदी खजल खराबी तो बचन वास्ते नशा शुरू कर देवे। फिटे मुंह ऐसे आशिक दा। असी रब दी रहमत नाल इहदे नाल सच्चा इश्क करने आ ते उन्नी देर तक करांगे जिन्नी देर तक इहदे वालिद ने हां नहीं करनी। लैला लैला, सहरा मेरी आवाज गूंज रही है ना? बहुत ज्यादा। सहरा च नहीं गूंज रही, गली च गूंज रही है। रब जानदे जे सिर ते अमरूदां वाला छाबा भी चुक लवे ते धड़ी दो धड़ियां वेच के घर जावे। ओए मैनू छड्डो, उस बेवकूफ नू वेखो जेड़ा नशियां च पै गया है। ओए चलिया, सच्चा इश्क खुद एक नशा है। एडे तुसी अमजद इस्लाम अमजद भाई जी बाल के सेक रहे हैं, किसी को तंग ते नहीं कर रहे। लेकिन यार तुमने इश्क में नाकामी में नशा शुरू कर दिया, क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो? ओ जुनैद साहब, जमाना ही शॉर्टकट दा आ गया। ओ को आशिक होवे ते भावें को मजदूर, सब शॉर्टकट दे पिछे पए ने। ओ चलियो इश्क दा पैंडा जिड्डा मर्जी लम्मा होवे, फिर ओ पूरा पैंडा तय करके ते अपने इश्क तक पहुंचो। एक ही गल होई कि 4 दिन खजल होया, इश्क नहीं लब्भा ते नशा शुरू कर दिता। ये तो जुनैद साहब वो शॉर्टकट वाले लोग ने, डॉक्टर कहे ना जाओ खून दा टेस्ट करा के ले आओ, ते ओनू कह देंदे ने भाई जी टेस्ट लम्मा हुंदा है, खून दा 2020 ना करा लिया। कहते हैं ये बाजी इश्क की बाजी है, अगर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। या बस शेरो सुनांडे हो जेड़े इस बाजीगर नू पता ही नहीं लगना। भाई जी नशा ही कर रहे हैं ना, उस कुड़ी करते खराब नहीं कर रहे, वो अपने घर बात। फिटे मुंह, तेरा कुड़ी दा घर खराब करन तो बचन वास्ते अपना घर बर्बाद कर दिता ही। अब प्यो तेरा वेख तेरे गम च सुजिया पे है बेचारा, इहने एडी मेहनत करके तेनू पालिया पोसिया है, ओ एदी मोहब्बत दा भी को ख्याल करके निरा एक कुड़ी दी मोहब्बत च पै गई बर्बाद। अच्छा, ये नशई का बाप गम से फूला हुआ है। आहो जनाब, वरना किसी दा पुत्र नशा करन लग पवे ते ओदी इन्नी सेहत हो सकदी। सर ये हर घर में जाके कहता है कि पुत्र का नशा छडवाना, दूध घी दे दें, मिलता फिर आप ही जाता। और बकरी दी संगली, असी कदों आए हैं तेरे घरों दुध घ्यो लैण वास्ते? और तू ते मेरियां सारियां उम्मीदां उत्ते पानी फेर दिता। राहत बचकाना जुत्ती दा बड़ा अच्छा कारीगर सी। एक करिए दे सैस दी बना बैठा ते पागल हो गए। देखो तो सही की कर लिया अपना। ओए नशे ना रंग साड़ नहीं, आशिक ते हुंदे ही अनार वांगू लाल ने। वैसे माफ करना, नाल एहतियातन कंधारी अनार कह लिया करो। अच्छा चलो मजाक को छोड़ेंगे, ये बताएं कि ये आपका बेटा है इस लानत में किस तरह मुब्तला हो गया? बस बाबू जी जेड़ी कुड़ी दे नाल इश्क करदा सी, ओदे प्यो ने कहा मैं रिश्ता दे देंगा, मुंडा तेरा कुछ करे ते सही कोई। बस ओने किया कुछ करे ते नशा करन लग पे। ओ भाई जी चौधरी बहाने लांडे हैं, कुड़ी मेरे ना इश्क कर दी है, मैं ओदे ना इश्क करना, अब इस काम किथों आ गया? अरे आहो ते नेरा इश्क करन नाल गुजारा ते नहीं ना हुंदा, काम काज कोई करेगा ते खाए पिएगा ना। तुसी कोई चिड़ी चिड़ा ते नहीं ना जेड़ा कीड़े खा के गुजारा कर लोगे। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम लड़की के बाप का ये चैलेंज कबूल करते और कुछ करके दिखाते। ये रांझा देख लो, उसने अपनी सच्ची मोहब्बत की खातिर जो है वो हीर के बाप की ना सिर्फ भैंसें जो है वो चराई, उनका दूध हो, बल्कि उपले तक दीवारों पे लगाता रहा है। हाँ जी सारा पता है ना प्यो पुत्रा नू, क्योंकि मैं जो हीर दियां मझां नवांदा हुंदा सी ना, ते इहदा प्यो भी बुरखा पा के विच खलो जांदा सी, और नहांदियां नहांदियां नाल अब्बा इहदा मझ दी आवाज भी कढदा सी। ਉਹ तो फिर सर्दियों च फड़िया गया, जो मैं ठंडा पानी ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲੀ।
ਇਹਨੇ ਨਿਰੀਆਂ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਈਆਂ ਬੜਾ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਸ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਹੀਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਘੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੁੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਚੋਰੀ ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਖੱਜਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਚਾਇਆ ਕਰਕੇ ਥਈਆ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੱਜਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ सही गल है मेरी सहेलियां भी कह दिया सन तेन रांझा नहीं मिलना तू जहर पी ले पर मैं कह नहीं मेरा इश्क सच्चा है मेरा रांझा मैंने मिलेगा ही मिलेगा ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਰਾਂਝਾ ਵਿਹਲਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬੜੇ ਲੱਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਜੇ ਰਾਂਝਾ ਬਾਬੜਾ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਰੇਡੀਓ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਨਕਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਲਾ ਵਿਚਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰ मुझे भी मेरी सहेलियां कहती थी कि अगर तुम्हें तुम्हारा मजनू नहीं मिलेगा ना तो तुम अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगा लेना ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਮਾਨੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਇਹ ਲੈਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਜਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬਾਊ ਟੈਪ ਆਦਮੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰ ਗਏ ਉਹ ਬਸ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮਜਨੂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਰਨਾ ਖਜਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਚ ਇੰਨਾ ਫਿਰਿਆ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਚ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਖੁੱਡ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮਜਨੂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓਏ ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਉਹ ਖੋਡੇ ਤੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਉਧਰ ਖੋਡੇ ਤੂੰ ਫਣੀ ਰੇ ਇਧਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਪੰਤ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚੁੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ ਮੁਸਾਫਰ ਭਾਵੇਂ ਸੱਪ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨਾ ਪਾਈਏ ਬਸ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਜਨੂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਚੁੱਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਸੀ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ ਰੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਬਾ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੱਤੀ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ अब आपको बड़ी बातें आ रही है जब आपका बेटा सारा सारा दिन सारी सारी रात घर से गायब रहता था नशे में धुत होके उस वक्त आप कहां सोए हुए थे ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਧੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਗਲੋਂ ਨੰਗਾ ਠੰਡੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਗਫਲਤ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਗਫਲਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕੱਕੇ ਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਖੋਲਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੁਨੈਦ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਸੀ मोहब्बत रोशनी है उम्मीद है और दूसरी तरफ नशा उम्मीदी है मायूसी है और मायूसी कुफ्र है और तुम्हें कह रहा हूं और बेवकूफ तुम्हें कह रहा हूं ਹੋਸ਼ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ अबू मैनू मेरी मोहब्बत ना मिली मैं मर जा ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਦਿਆਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੇਸਰ ਲਿਆ ਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਗਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੇਟੇ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ सर ये रिसर्च वाली बुक है ना कि कमेटी वाला रजिस्टर्ड यार तुम परेशान ना हो मुहक्किकीन और रिसर्चर्स के साथ हर दौर में यही सलूक रवा रखा ਆ ਮਜਨੂ ਤੂੰ ਕਦ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਜਾਮਤ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਰੋਟੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਭੜਿਆ ਖੱਜਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਓਏ ਝੂਠੇ ਆਸ਼ਕਾ ਐ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਖਾਦਾ ਰਿਹਾ ਲੈਲਾ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋ ਰੋ ਮਰ ਗਈ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਸੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ دیਵਾਨੇ ਕੋ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ
ਔਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਚੂਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੇ ਰੋੜੇ ਵਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਕੋਲੋਂ ਘੁਟਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਰਾਂਝਿਆ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੈਲਾ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਸ਼ਕ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਭੈੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਲਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜਨੂ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਲਾਸਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਮਜਨੂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਲਾਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਓਏ। ये बात नहीं है रांझा जी, ये तो इश्क का जादू है। तशद्दुद मेरे मजनू पे होता था और तकलीफ मुझे होती थी। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਲੈਲਾ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਖਾਧੀ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੱਖਣ ਤੇ ਘਿਓ ਤੇ ਚੂਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। खाने से याद आया, रिसर्चर बेटे जी, रजिस्टर में देखो चिकन का रेट कितना तय पाया है। आप क्यों पूछ रहे हैं चिकन का रेट? जुनैद साहब चिकन छाप वाले कुकड़ी ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਡਰਮ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਨੇ ਉਹ ਡਰਮ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਧਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि ये आपका पासपोर्ट इसराइल के लिए वैलिड नहीं है। इस तरह के 16 मुल्क हैं जो इसराइल को वीजा नहीं और देते। ना ही आप इसराइल जा सकते। इसराइल जा सकते हैं और उन 16 में से 8 मुल्क ऐसे भी हैं जो उस बंदे को भी वीजा नहीं देते जिसके पासपोर्ट पे इसराइली वीजा पहले लगा हुआ हो। यार पाजने जिस तरह हम पाकिस्तानी पास ये कोई भी पोर्ट पास करते हैं इसी तरह बाकी मुल्कों में भी पासपोर्ट के जरिए पोर्ट पास होता है। क्या मतलब यार? मेरा मतलब है ये पासपोर्ट का निजाम जो है ये हर एक का एक जैसा ही है। इसी जैसा ही तो नहीं है, सारे मुल्कों के पासपोर्ट एक जैसे हैं। रंगों का फर्क होता नहीं, रंगों का फर्क है और उनकी ताकत का भी फर्क होता है। अच्छा, ये पिछले दिनों तुमने खबर पढ़ी होगी ना, पता नहीं कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री, वो उसका मजबूत तरीन पासपोर्ट एक मरतबा फिर बन गया हुआ है। लेटेस्ट जो है ना, वैसे 2018 में ऑफिशियल जो पूरे साल को अगर देखा जाए तो चेंज होता रहता है ना, जिसकी कहीं पर वीजा फ्री एंट्री कर दी आ गया, फिर नीचे आ गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि जापान दुनिया का 2018 के दौरान जापान दुनिया में टॉप ऑफ द लिस्ट रहा है। मेरा ख्याल 190 मुल्कों में जापानीज को वीजा फ्री एंट्री की सहूलत हासिल थी। जापान दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर गालबन जर्मनी था, 1-2 स्कैंडिनेवियन कंट्री। इन्हीं में ये चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे यही 3-4 मुल्क है। और दुनिया के जो कमजोर तरीन मुल्कों के पासपोर्ट हैं वो भी इन 3-4 मुल्कों में, जिनमें बदकिस्मती से पाकिस्तान। जापान का रीजन क्या है वो उनका पासपोर्ट का? ऐसी बात ना किया करो, गोल कर जाया करो। गोल मैं कर दूंगा, दुनिया तो जानती है ना। मतलब पाकिस्तान से नीचे अफगानिस्तान है, शाम है, इराक है और यही 4-5 मुल्क है जो मतलब पिछली 1-1.5 दहाई से हम ये देख रहे हैं कि कमजोर तरीन पासपोर्ट शुमार होते हैं। तो नहीं, ये जो पासपोर्ट होते हैं इनका एक तो है ना जी कि आपके पास फलां मुल्क का पासपोर्ट है, आपको वीजा नहीं चाहिए, या फलां मुल्क का पासपोर्ट आपको। एक मैंने सुना ये है कि ये इनकी जो वर्थ कैलकुलेट की जाती है वो इस तरह भी की जाती है जी कि फलां मुल्क के पासपोर्ट वाले बंदे को किसी एयरपोर्ट पे खलार लिया गया है, रोक लिया गया है, या 3 बंदों को रोका गया, या 6 बंदों को रोका गया, या एक को भी नहीं रोका गया कभी। असल में बदकिस्मती की बात यही है। अगर मतलब अरे तो वो खान अब्बासी साहब वाला जब मामला हुआ था उस वक्त इस पर बड़ी बहस हुई थी, लेकिन मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि ये हुकूमत वक्त का फर्ज बनता है कि वो अपने पासपोर्ट की तौक़ीर में इजाफे के लिए हमेशा कोशा रहें। जहां पर भी जिस मुल्क में वजीर आजम जाता है वो सबसे पहले उसके एजेंडे पे ये बात शामिल होनी चाहिए कि हमारे आपके यहाँ हमारे शहरियों पर कितनी पाबंदियां हैं और कितनी यानी फ्रीक्वेंटली आ सकता है, कितनी आसानी से वो आ सकता है। ये जो वीज़ा रिलैक्सेशन है ना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से पाकिस्तान, अब तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक हो रहा है, कई जो फॉरेन एयरलाइंस है वो भी पाकिस्तान का रुख कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत का फर्ज बनता है कि फौरी तौर पर बाकायदा एक सेल बना
لا کے پاکستان اور پاکستانیوں کی عزت و توقیر بڑھانے کے لیے ایک باقاعدہ ٹھوس کیمپین شروع کی جائے. کمپین شروع ہونی چاہیے. یہ 82 کی بات ہے. 82 میں یہ انگلینڈ کا ویزا شروع ہوا تھا. اس سے پہلے پاکستانیوں کو 82 تک انٹری دی جاتی تھی. آپ وہاں پہ پہنچ جائیں لے کے اپنا پاسپورٹ انگلینڈ کے ایئرپورٹ پہ, تو وہیں انٹری مل جاتی تھی. تو یہ ان چند سال کے اندر اندر بیڑا گرک ہوا ہے ہماری ورتھ کا. تو صحیح تم کہہ رہے ہو کہ یہ تو ہر حکومت کا فرض ہونا چاہیے کہ کچھ بولیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنی ایمبیسیوں کے جو آفیسرز ہیں وہی اوورسیز پاکستانیوں کو بالکل لفٹ شفٹ نہیں کرتے. جی بالکل. انگلینڈ کی ایمبیسی میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ کھجل ہو رہے ہیں, بیچارے لینوں میں لگے ہوئے ہیں, باہر فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کسی بھی ایمبیسی میں آپ اس طرح کا منظر نہیں دیکھتے, لوگوں کی اس طرح کی بے توقیری نہیں دیکھتے. سعودی عرب کی ایمبیسی میں ہم نے سنا ہے وہاں پہ تو جو لائنوں میں لگے جیبیں کٹتی ہیں, ایمبیسی کے اندر جیب کترے پھر رہے ہوتے, بڑی بری سی حالت. اچھا, پاکستانی پاسپورٹ کی جب آپ تھوڑی سی ہسٹری دیکھتے ہیں نا تو بڑی دلچسپ ایک بات سامنے آتی ہے. پاکستان میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق 1.9 یا 10 لاکھ لوگ ہیں جن کے پاس ویلڈ پاسپورٹ آلموسٹ ہر وقت ہوتا ہے. اور پاکستان میں پاسپورٹ بنانے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ حج اور عمرے کا سفر جب اختیار کرتے ہیں. اور اکثر دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سال کے اختتام پر جو سب سے بڑی عادت ہے دنیا کے لوگوں کی وہ یہی ہے کہ وہ اپنا پاسپورٹ چیک کرتے ہیں کہ اس کی ویلڈیٹی کتنی رہ گئی ہے. لیکن پاکستان میں اس طرح کا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے, کوئی بندہ اپنا پاسپورٹ چیک نہیں کرتا. پاکستان کا پہلا پاسپورٹ جو تھا وہ علامہ محمد اسد, یہ علامہ اقبال کے بہت قریبی دوست تھے, آسٹرین شہری تھے, انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا پاسپورٹ حاصل کیا. علامہ محمد اسد صاحب نے. اچھا یار, ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا پاسپورٹ اسرائیل کے لیے نہیں, ویلڈ نہیں. اس طرح کے 16 ملک ہیں جو اسرائیل کو ویزا نہیں دیتے, اور نہ ہی آپ اسرائیل جا سکتے ہیں. اور ان 16 میں سے 8 ملک ایسے بھی ہیں جو اس بندے کو بھی ویزا نہیں دیتے جس کے پاسپورٹ پہ ویزا پہلے لگا ہوا ہو. ہاں بالکل, دشمنی ہو تو پھر خوفزدہ ہوتے ہیں. جیسے کیوبا جانا ہو نا تو آپ امریکہ والوں کو یہ کہہ دیں کہ میں کیوبا جانا چاہ رہا ہوں تو وقت پہ جاتا ہے. ہاں جی ہاں جی, آپ نے کہیں سیڈ پر سے پراں کان دے نال نال ہو کے جانا ہے کیوبا, کسی اور ملک سے. اچھا, تو میں پاسپورٹ کے حوالے سے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ دنیا میں فرعون کی لاش وہ واحد لاش ہے جس کو پاسپورٹ جاری کیا گیا تھا. 1976 میں مصر نے جب اس کی لاش کو مزید حنوط کرنے کے لیے یا ٹریٹمنٹ کے لیے فرانس لے جانا چاہا تھا تو اس کا پہلے مصری پاسپورٹ بنایا گیا تھا, اس پہ فرینچ ویزا لگا تھا. پھر یہ جو تھے مسٹر جب فرعون, پاسپورٹ بن رہا تھا تو وہ پھر لاش نے فنگر پرنٹس کیسے کیا, یا ایئرپورٹ کے اوپر جب امیگریشن والے نے کیمرہ سیدھا کر کے تو لاش کو کیسے کہا تھا ادھر دیکھو. اچھا چلو میں تم سے ایک پوچھتا ہوں, تمہیں یاد ہے میں نے ایک دفعہ پہلے ذکر بھی کیا ہوا ہے شو میں کہ دنیا کی وہ کون سی واحد شخصیت ہے جس کو دنیا کسی کونے میں جانے کے لیے ویزا کیا پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے؟ ملکہ الزبتھ. ملکہ الزبتھ. اتر مینوں کہتے لی پاسپورٹ دی ضرورت ہوتی, میں تے ساریاں جو ہی ماں ہاں, میری تے اولاد کی ہے ساری دنیا. ہاں وچ کالو کولو میں یرا کسے لے گچھا کائیاں شرارتاں کر دے, مگر میں ساریاں نال پیار ہی کرنی ہاں. نہیں اماں, یہ بھی تیرا پتر ہے. وہ تے میرا پتر ہے, تم کہتے لی میرا دیور بنن لے اتریا. مائے بھی تیرا پتر ہے, تمیج نہیں تینوں کو ماں جی ہے بھی تواڈا پتر ہے. فلپو نے سون لیا تو انہیں تینوں آئندہ کدی فون بھی نہیں کرنا. اچھا, ہمارے لیے تو دنیا کا مضبوط ترین پاسپورٹ وہ ہے نا جہاں پر زیادہ سے زیادہ کے لیے ویزا فری انٹری ہو. ہمارے گوگا جی کے لیے سب سے زیادہ مضبوط پاسپورٹ کینیڈا کا پاسپورٹ ہے, کیونکہ کینیڈا کا جو پاسپورٹ ہے اگر آپ یورپ اور انگلینڈ میں ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کئی مشروب ساز کمپنیاں ہیں جنہوں نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں کہ آپ کینیڈین پاسپورٹ کو وہاں پہ سکین کریں خاص حصے پہ, وہ مشروب کی بوتل یا کین باہر آ جاتا ہے. یہ سہولت صرف کینیڈین پاسپورٹ پہ حاصل ہے. گوگا پر ایئرپورٹ تو باہر تو نہ گیا, اتنے لگا یہ تو مشین کو نہیں ستا پھر.
जो तो जा खुली स्कैन कर लिया। जी किसी पासपोर्ट को स्कैन करने से कढ़ाई गोश्त भी मिलता है? ये सहूलत पासपोर्ट पे नहीं है, अलबत्ता अगर आपके पास गुजरांवाला का डोमिसाइल है तो ये सहूलत मिल जाती है आपको। यार वैसे मुझे ये बताओ कि ये जो पासपोर्ट की पावर होती है, हाँ जी। ये मेरा ख्याल है उस कौम के अपने अंदरूनी हालात या सफारती मामलात जो होते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, उसी वजह से को अप डाउन होती है। सारी चीजें मिलके उस पासपोर्ट को इज्जत और तौकीर बख्शते जैसे हैं ना। मुझे सुनने को अब ये मिलता है कि कई पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले जो लड़के हैं, हाँ जी। यंग मैन खास तौर पे, उन्होंने मुबारक रखी हो ना जी, तो ये जो अमेरिका या इधर उधर के ये जो हैं एयरपोर्ट्स, उनके ऊपर उनकी बड़ी सख्त चेकिंग होती है, 7-7 8-8 घंटे बिठाए हाँ रखते जी। हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो टेररिज्म रहा है बहुत ज्यादा दुनिया के ऊपर, उस वजह से ये चेकिंगें फिर ज्यादा कर उसने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया है, इसमें तो कोई मतलब दो आ रहा है ही नहीं। खास तौर पे 9/11 9/11 के बाद ये सख्तियां हम पे ज्यादा हो गई। वरना आज अगर 9/11 से पहले अगर किसी बाहरले मुल्क में जाते थे ना, तो उनको पता चल जाता था कि ये आ रहा है। होय होय होय। अच्छा, दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट्स का भी जिक्र, कमजोर तरीन का भी जिक्र हो गया। दुनिया का महफूज तरीन पासपोर्ट कौन सा है? जो आपकी बीवी के सेफ में पड़ा हो। क्योंकि उसे कहना कि पासपोर्ट काट के दे दो, उसे कहना चल कमरे चो बाहर जा। दुनिया का महफूज तरीन पासपोर्ट जो है ना, वो निकारागुआ का है। निकारागुआ के पासपोर्ट में 99 ऐसी निशानियां होती हैं, ऐसी यानी डिटेक्शन की फैसिलिटी है, अगर वो जाली हो तो पकड़ा जाता है। 89 इस तरह के फंक्शंस मौजूद हैं। बल्ले मतलब बल्ले मुल्क बल्ले, देखो, ये छोटा सा वही है। तो नहीं है नकारागुआ जो जिसके मतलब कहते हैं नकारा 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 गोवा। अच्छा, कई मुल्क जो है वो पासपोर्ट अपना बेचते भी हैं। दूसरे लफ्जों में शरीयत बेचते हैं। वैसे तो बड़े मुल्क जो सुपर पावर्स हैं वो भी एक ना किसी अंदाज में, बड़ी बड़ी जो यानी ताकतवर मुल्क हैं, वो भी अपना मतलब इन वन वे और दी अदर अपना नेशनलिटी बेचते ही है ना। तो बिजनेस बेस पे कभी वहां पे रहने के बेस पे। कुछ मुल्क ऐसे हैं वो किसी तकल्लुफ की जरूरत महसूस नहीं करते, वो सीधा सीधा अपना पासपोर्ट बेचते हैं। जैसे बल्गारिया है, वो 12 लाख US डॉलर में अपना पासपोर्ट बेचता है, लेकिन अगर आप एक दफा 12 लाख डॉलर खर्च कर लेते हैं, उसके बाद आप 156 मुल्कों का आप वीजा फ्री जो है वो सफर कर सकते हैं। 12 लाख डॉलर है। 12 लाख डॉलर है। यहाँ का तो बन गया ना कोई कम से कम 20 करोड़ रुपया। ते कद नहीं लेना वाला पासपोर्ट, खैर है 12 करोड़ रुपया कोल होवे ते किधरे जाना ही कद लिए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मेरे पास जितने गाहक आते हैं, कोई आधा किलो वाला, कोई किलो वाला, तू अमरूद लाए आधा किलो जरा सी बेहतियाती हादसे का बायस बनती है। जी, आधा किलो गैस उते लून पा के दे दे। नाज़रीन, आपने अक्सर व बेशतर अपने इर्द गिर्द ही मौत के सौदागर देखे होंगे। जी हाँ, मौत के सौदागर यानी खुली गैस बेचने वाले लोग। गैर मयारी सिलेंडर, गैर मयारी गैस और बेशुमार इल्जामात। आज हमारे हस्बे हाल के सलामती कटहरे में ऐसा ही एक शख्स खड़ा है जो गैर मयारी अनलाइसेंस्ड खुली गैस बेचता है। वैसे ये जो शख्स खड़ा है, मुझे तो ये भी गैर मयारी लगता है। कभी एक लत पे होता है, कभी दूसरी। ये तो ऐसी गैर मयारी दुकानदारी करता है कि सिलेंडरों के अलावा मैंने सुना है गुब्बारों में भी गैस भर के बेचता है। जब कोई हदूदो कयूद नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो जो चाहे बेचे, जिसको चाहे बेचे, जितनी चाहे बेचे। जी मुझे सलाम करने का मौका मिलेगा? ते कर ले सलाम, तेनू कैंकर झंडी वाहे ते सलाम करने। ये बात नहीं है भाईजान, आपकी जुगतें खत्म होंगी तो मैं सलाम करूंगा ना। ते जुगतां ही करन आया तू, केड़ा इत्थे तू पंजाब दा नक्सन आया है साले। जी पूछें जी, अब क्या पूछते हैं? आपके पास लाइसेंस है गैस बेचने का? जी है जी। कहाँ है, दिखाएं। आपको गिरफ्तार इसलिए किया गया कि आप अनलाइसेंस। यार मैंने भी आते ही पूछा लाइसेंस है, मैंने बहाया मोटरसाइकिल दा तो और किस चीज का लाइसेंस पूछ रहे? गैस बेचने का बेटा, ड्राइविंग लाइसेंस पूछ रहे। गैस बेचने का वो लाइसेंस जो ओगरा ने जिन कंपनीज को लाइसेंस दिया हुआ है, उनके डीलर हो तुम, नहीं हो ऐसे ना? तो तुम्हारे पास इंसानों में फिरने का भी लाइसेंस होना चाहिए।
मगर फिलहाल तुम सिर्फ ओगरा का जो लाइसेंस होता है गैस बेचने का वो दिखाओ। आप किस लाइसेंस के चक्करों में पड़े हुए हैं? मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। लोगों की खिदमत की करने महल्ले च बच्चे थे बहुते बुढ़े चौक के टांगे थे चाड़ने की खिदमत करने लोगों की खिदमत लाइसेंस लेके नहीं की जा सकती। एक मिनट की खिदमत करना है, लोगों को कणक छट के देना है तू। देखें, जिन घरों में गैस नहीं आ रही, अच्छा, उन घरों में मैं सिलेंडर के जरिए गैस पहुंचा रहा हूँ। नहीं तो उनको सिलेंडर का भी तू तकल्लुफ करना तो मुंह च भर के भी छट के आ सकता। अब की करना खिदमत धुंद ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹਦੇ आप सरकारी पोस्ट पे, मैं इसलिए आपसे बात नहीं करना। नहीं साडे नाल करना की खिदमत कर का पीछे लट के पीछे लटकियां बांदरियां नु खुराक खवाना। अब जिन घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, तेरे उन घर घरों ते में चल रहे गैस हैं ना, तेरे पिंडे तो पता लगता है चूल्हा नहीं बल्कि तेरे घर तंदूर चल रहे हैं। ठीक है, मैं लंगर बांटता हूँ ना, इसलिए। अरे एडा तू मलंग लंगर बांट नहीं, ओगरा ने जिन कंपनीज को लाइसेंस दिए हुए हैं उनके अपने ऑथर्स मौजूद हैं, तो तुम लोग क्यों इस तरह का गैर कानूनी काम कर रहे हो? किस बुनियाद पे? ਬਾਊ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ। तेरा भला हो जाए वो जिदे गल च हारे हो दी सस जी शाबाश, मैं समझे दी मुर्शद है। वो तस्वीर जेड़े किल उत्ते टंगी है ना, वो तुम्हारे जैसा है। ते किल दा ते तू तकल्लुफ ही कीता है, तू डोरी पा के गल च भी पा सकना फोटो, और अक्सर तेरे वर्गे बंदे दे गल च फोटो हुंदी है। अच्छा, इन पर सबसे बड़ा पता है क्या है? जी सर। ये कभी भी गैर मयारी गैस तो देते ही देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा जुर्म ये करते हैं कि ये लोग कम तोलते हैं, क्योंकि इनके पास कोई मेजरमेंट तो होती नहीं है। जितना चाहे दे दें, जितना चाहे ना दें, जो चाहे मर्जी कह दें। गरीब आदमी इनसे गैस लेने पे मजबूर होता है। अगर आप मुझे अपना मौकफ नहीं पेश करने देंगे तो मुझे इंसाफ कैसे और मिलेगा? करना मौकफ पेश, तू ते जिथे जाने तो अपना मेन्यू पेश करना। नहीं करें ना, आपका क्या मौकफ है? आप इलीगल गैस बेचते हैं, खुली गैस बेचते हैं, जिसकी कानून इजाजत नहीं दे रहा। कानून इजाजत नहीं दे रहा, मेरा घर तो इजाजत दे रहा है ना। मेरे बच्चे कहाँ से रोटी खाएंगे? बच्चे तेरे कितने रोटी, दूसरों के बच्चों के लिए खतरा पैदा करके अपने बच्चों की रोटी कमा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ऊपर से जुनैद साहब सिलेंडर दे विच खलो के ते फोटो खिंचाई हूं, थले लिखे ऐसो ये सिलेंडर सारे मेरे बच्चों की तरह। सर देख, सरकार ने पाबंदी लगाई थी कि गुंजान आबादी में आप ऐसा कारोबार नहीं कर सकते, लेकिन गुंजान आबादी ही इनकी फेवरेट होती है। हाँ जी, अलग जान आबादी चैन खुद भी नहीं लंघना चाहिए। और जाने दो यार, अगर 150 रेट हो तो तुम 200 लगाते हो, अगर 200 रेट है तो तुम 250 लगा देते हो। अब भाई हमें पीछे से 230 रुपए की गैस मिलती है। तुम बकवास करते हो, तुम पीछे बिल्कुल नहीं देखते, बल्कि तुमसे पीछे देखा ही नहीं जाता। ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੜ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਬੁਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜਨਾ ਜੀ। सर ये टर्टर बातें किए जा रहा है, हालांकि जरा सी भी शॉर्टेज हो गैस की तो ये रेट खुद ही बढ़ा देते हैं। असल बात पूछे ना तो ये शॉर्टेज भी खुद ही करते हैं। मैं करता हूँ, मुझे क्या जरूरत है? पीते हो तुम, गैस पी जाते हो। मैंने खुद तुम्हें देखा, तुमने कई दफा सिलेंडर में स्ट्रा लगाया होता है। क्या मेरी बात सुने, कटहरे में खड़े हुए मुल्जिम के भी अपने हुकूक होते हैं, इस तरह मेरे मुल्जिम को आप कंफ्यूज ना करें। यार तुम उल्टा हमें कंफ्यूज कर रहे हो भाई जी। कटहरे में मुल्जिम खड़ा करो ना, और मुल्जिम लग नहीं रहा, लगता टीका लाने वास्ते गां शिकंजे च वाड़ी। और यार इसको मैंने खास तौर पर कटहरे में इसलिए खड़ा किया है कि ये लाहौर का वाहिद खुली गैस बेचने वाला बंदा है, तो सिलेंडर को भी गुब्बारे की तरह खींच के मुंह से हवा भर लेता है। सर जी आप मेरी रोजी का मजाक उड़ा रहे हैं। रोजी का मजाक उड़ा रहे हैं, तू बड़ा हज ते उम्र दी चीज़ां बेच। या तो बादशाही मस्जिद बाहर अतर लाया है। सर आप किसी डीलर के पास खाली सिलेंडर लेके जाएंगे ना, वो आपको भरा हुआ सिलेंडर दे देगा। और ये खुली गैस बेचने वाले, आप इनके पास गैर मेयारी सिलेंडर लेके जाएंगे तो ये आपको वो भी भर देंगे। गैर मेयारी सिलेंडर ये तो कहते को डोल लेके जाए वो भी भर देंगे। जी जी मैं एक दो बारी किया है, मैं को लस्सी बेचना, तू गैस बेचना, की करना है? आप डोल की बात कर रहे हैं, मेरे पास कोई शापर लेके आए, मैं उसमें भर देता। हाँ जी, इनको गुस्से च नहीं कह रहे, हम आगे भर देंगे, बल्कि कई गाहकों को कहते खोल मुंह गैस पर। तुम्हें पता है इन गैर मयारी सिलेंडर्स की वजह से आए रोज कितने हादसा पेश आते हैं? हमारे इलाके में तो कोई नहीं आया। ओनो बाद मस्त होता रोटी खा के, खाती उन्हें नहीं होती है रोटी, कोकी ओनु चढ़ी होती है। कुकी नहीं, इसको गैस वाले को
सी चढ़ी हुई है। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪਾਟੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੌਕਰ ਫੇਰ ਦੇ। मेरे पास जितने गाहक आते हैं, कोई आधा किलो वाला, कोई किलो वाला, ਤੂੰ ਅਮਰੂਦ ਲਾਏ आधा किलो गैस बेच रहे हो बाबा, गैस बेच रहे हो, जरा सी बेहतियाती हादसे का बायस बनती है। जी आधा किलो गैस उते लून पा के दे दे। तुमने यही समझा हुआ है अमरूद बेच रहे हो। माड़े लोग ने सारे झुग्गियां वाले ने। हाँ जी हाँ जी झुग्गियों वाले की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ जी सारे झुग्गियां वाले ने विच कला मलक रियाज उस मलक रियाज दा ते बहरिया टाउन है ना जी, इन्हें भी टाउन बनाया है, गूंगा भी टाउन। आप गरीब लोगों को खुशहाल नहीं देखना चाहते। और यार हम लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते। सर जी आप मुझे हलाकू खां पेंट कर रहे हैं, मेरे बच्चों को दगा हुआ है। दाल दलिया लगा हुआ है, इधर को दाल दलिया देखे ना जी तो फौरन कहता है भाई जी मज रख लीजिए। यार जो कांस्टेबल साहब इसको पकड़ के लाए हैं वो बता रहे थे कि ये दुकान पे बैठ के सिलेंडर में पापड़ बोड़ के खा रहा था। बाबूजी बहस करते हो? मैंने तुम्हारी दुकान में जंगार वाले सिलेंडर देखे हैं, गले हुए सिलेंडर देखे हैं। हाँ अब बताओ। सर मेरा दिल करता था इसको मारूं, लेकिन जिहड़ी चीज मारना वो वापस मेनू आके वही दी। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। 5-10 किलो सोना हर एनिवर्सरी पे अपनी बीवी को देता होगा और बीवी ओदी अगो अपनी अम्मी नू फोन करके दस दी होगी तुहाडा जवाई बहुत चंगा है, ऐतकी फिर 10 किलो दा संगल बनवा के आखिर के ओदी वालदा ने पूछ लिया होना पुत्र एक बेस सही है किधरे तेनू भैंस ते नहीं समझदा। जी वैसे तो दुनिया की तारीख में बहुत अमीर लोग हुए हैं और बड़े पॉपुलर हुए हैं वो अपनी अमारत की वजह से। जी जैसे कारून का बताया जाता है कि उसके खजाने इतने लंबे चौड़े थे कि उनके खजाने की चाबियां जो हैं वो 40 ऊंटों पे आती थी। हाँ जी मगर ये है सारी सुनी सुनाई बात जो तारीख में मुस्तनद हिसाब किताब मौजूद है ना, उस हवाले से मैं आपको आज चंद अमीर लोगों का बताऊंगा। आप कहेंगे हाँ जी लो जी 1280 से लेके को 1337 तक एक भाई हुआ है मनशा मूसा। मियां मनशा नहीं मनशा मूसा। ये अफ्रीकी मुल्क माली में रहता था। अच्छा इस भाई साहब के मुतल्लक ये तारीख में मौजूद है कि इसकी अपनी नमक और सोने की इतनी कुकानें थी कि पूरी दुनिया पे इस्तेमाल होने वाला नमक भी और सोना भी आधा तकरीबन इसी की कानों से जाता था। और इसका जो अपना जायदाद का या इसके जो दौलत का तखमीना है ना जी वो बताते हैं कोई 410 अरब डॉलर। बिल गेट्स इस दौर का सबसे अमीर आदमी जो है उसका 94 अरब डॉलर बताया जाता है। यानी मनशा मूसा जो है ये 4 गुना से भी ज्यादा अमीर बंदा था। अरे ओए होए देखो ना सोने की काने अपनी बुढ़ी जदों कवे मैनू सेट बना के दे फौरन बना देता। थोड़े पत्थर झाड़े सोना कट के बनाता। हाँ जी उतो ही पुट के कान ही चो ते दे देता नाल बनवाई वास्ते थोड़ा जिहा वध दे काट होंदी 7 अप की बोतल में भी कान से नमक पुट के उसमें डाल लिया। बहुत अच्छे क्या सहूलत बताई है थाला साहब। हाय हाय गुर्बत है ना उसके नीचे दबे हुए लोग हैं। नमक इतना सा पड़ता है 7 अप में वो भी नहीं तुमसे संभाली जाती। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसकी कानों का नमक पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले नमक का आधा हिस्सा था इसकी कानों से जाता था। और फिर सोना नमक को तो छोड़ो यार सोना यार हाय 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 5-10 किलो सोना हर एनिवर्सरी पे अपनी बीवी को देता होगा और बीवी ओदी अगो अपनी अम्मी नू फोन करके दस दी होगी तुहाडा जवाई बहुत चंगा है, ऐतकी फिर 10 किलो दा संगल बनवा के ओदी वालदा ने पूछ लिया होना पुत्र एक बेस सही है किधरे तेनू भैंस ते नहीं समझदा। नहीं मां जी खैर इस लकी कर दे उन्हां कोल है ही बड़ा सोना।
लो जी, जो रिकॉर्डेड दूसरे नंबर पे अमीर तरीन बंदा आया है तारीख में आज तक, जी, उसका नाम है जॉन डी रॉकफेलर। अच्छा, ये अमेरिकन था। 1800 के अखीर पे, 18वीं सदी जो है, 1800 के लास्ट में ये भाई साहब जो थे, इन्होंने तेल मार्केट पे अपना काम शुरू किया था। अच्छा जी। और चूंकि इनकम अच्छी हुई तो इन्होंने अपनी एक तेल कंपनी बना ली। और उस वक्त दुनिया पे राइजिंग पीरियड था और तेल की डिमांड में भरपूर इजाफा हो रहा था। इसलिए इतना कमाया इसने, इतना कमाया है कि मंशा मूसा का 410 अरब डॉलर बताया है। ये 400 अरब डॉलर का मालिक था। बहुत अमीर आदमी था और आधी जिंदगी इसने रिटायर गुजारी है। आधी जिंदगी तक ये इतने तक पहुंच चुका हुआ था, फिर बाकी आधी जिंदगी इसने रिटायर गुजारी, कोई काम काज नहीं किया, उसी दौलत पे नाज किया। मगर इसमें खूबी ये थी कि ये स्कूलों और हस्पतालों की बहुत खिदमत करता। अरे वाह, इसने बहुत ज्यादा और स्कूलों और हस्पतालों को पैसा दिया। और इसके नाम में शिकागो यूनिवर्सिटी है। अमेरिका की जो शिकागो यूनिवर्सिटी है वो इसने बनवाई। वाह, और ये सारी दौलत इसने तेल से कमाई। अरे वाह। अपने थैले ने भी अपने मोहल्ले में तेल का कारोबार शुरू किया था। ड्रम में मिट्टी का बेचना शुरू किया और 2-3 महीने ही पैसे कमा के तो आपे से बाहर हो गया और सिगरेट नोशी शुरू कर ली। पहला सिगरेट ही पी के उसको पैर थले बजाने की बजाय ऐसे बड़े नाच से फेंका है, वो हवा में लुढ़कता हुआ सीधा तेल वाले ड्रम च डिग गया। तो थैले दा सारा कारोबार पाट चमक उठा। लो जी, जो तीसरे नंबर पे आते हैं वो है रुथ चाइल्ड फैमिली। अच्छा, ये भी 18वीं सदी के लोग हुए हैं। अखीर पे ये लोग भी सामने आए। कोई अपने इलाके का अमीर नहीं हुआ? नहीं जी, अपने इलाके का तो साडे कोल जरनैल सलीम ही असि तेनू ही वेख कर आइए। अल्लाह ताला और ये अदा दे। ये जो रुथ चाइल्ड फैमिली है ये जर्मनी की फैमिली है। अच्छा, ये रुथ चाइल्ड एक बंदा था, उसके नाम से ये फैमिली मशहूर हुई है। ये अमीर तरीन फैमिलियों में पहले नंबर पे आती है ये फैमिली के हिसाब से। अच्छा, और इसके अपने जो असासे हैं हाँ जी, वो कोई 350 अरब डॉलर हैं। 350 अरब। और इन्होंने ये लोट जो है ये बैंकिंग से कमाया है। हाँ जी, ये इनका पेशा बैंकिंग था। बैंकिंग। अच्छा। और ये जर्मनी की बैंकिंग करते थे, बैंकों में डाके डालते थे। 350 अरब डॉलर यार। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ अमीर ने। अमीर है, बदमाश तो नहीं ना। बदमाशी इजी हो जाती है अगर पैसा पास हो। कहने का मतलब ये है कि ये बैंक से इन्होंने पैसा कमाया है। इथे जे हुंदे ते मशहूर होना सी माई कमेटियां वाली दे मुंडे। बैंक वाला किसी ने कहना ही नहीं। इन्हां दी मां कमेटियां पांदी हुंदी सी ते उत्थों इन्हां ने पैसे पूछे, लोकां दे पैसे ना अमीर होए। हौली हौली इन्हां ने बैंक खोल लिया। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और आज की पते की बात ये कि दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बुरा वक्त है, जो चंद सेकंड्स में आपके दोस्तों, अजीजों, रिश्तेदारों के चेहरों को बदल के रख देता है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।